और जिस तरह से टारगेट करके पुलिस प्रशासन ने जान ली है वो इसमें दोषी हैं और हमारी मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। इनको कि अगर कोई क्रिमिनल भी होता है तो उसको भी हमारा कानून सरेंडर देने का मौका देता है। वो तो एक देश के नागरिक थे और सिर्फ ये जानना चाहते थे। तो आप ये मानते हैं कि जिन लोगों की मौत हुई है वो पुलिस की गोलियों से हुई है? 1000% पुलिस की गोली से ही मौत हुई है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM में आपके साथ नफीसा खान। इलाके में तनाव है लेकिन स्थिति काबू में है, यानी कि कंट्रोल में है। ये लाइनें हम हमेशा सुनते रहे नेताओं से या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, जब देश के अलग अलग इलाकों में दंगे या फिर हिंसा भड़की है। लेकिन ये कहानी है संभल की, जहाँ ना तो हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ, ना ही सांप्रदायिक तनाव हुआ, बल्कि एक तबके के खिलाफ प्रशासन, शासन, सिस्टम या ये कह लीजिए सरकार खुद सामने खड़ी दिखाई दी। अब ऐसे में बातचीत करते हैं। जो दंगा फैले हुए 4-5 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक सियासत थमने का नाम नहीं ले रही, और ये सवाल लगातार है कि आखिर संभल के अंदर दंगा किसने भड़काया। इसी चीज को बातचीत करते हैं। 5 लोगों ने जान गंवा दी, 2000 से ज्यादा लोगों पर इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज कर दिया गया, यानी कि कानूनी कार्यवाही भी है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान है संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान हैं, जिन पर खुद मुकदमा दर्ज है। अब इनसे समझते हैं कि आखिर संभल की कहानी क्या है। क्या संभल दूसरा मणिपुर बन चुका है? क्योंकि सियासत के गलियारों में ये भी चर्चा तेज है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। काफ़ी लंबे समय के बाद कह सकते हैं कि जहां एक तरफा ये कहा जा रहा था कि डबल इंजन सरकार है, विकसित भारत की कल्पना को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, और ये नया भारत है भारतीय जनता पार्टी का। दंगे, क्या ये वही बीता दौर लाया जा रहा है या फिर ला दिया गया है? क्या कुछ कहेंगे? संभल के हालात कैसे हैं? आप वहाँ के सांसद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, संभल के हालात पहले, ये हालात बनने से पहले, दंगा होने से पहले सुकून में थे और अभी भी शांति व्यवस्था कायम है। संभल में नहीं चाहते हमारे समाज और के कोई माहौल ख़राब हो और कि लोगों के आपस में कोई प्रकार का इख्तलाफ हो, लेकिन अफसोस है जिस प्रकार की घटना हुई है वो उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और पहले से मैं कहता चला रहा हूँ। इसके लिए ख़ासतौर से पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है और इसमें हमने मांग भी की है कि इसकी जांच जो न्यायिक गठन होना चाहिए वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज का होना चाहिए, कि जिससे कि पूरी की पूरी घटना का सही तरह से सच सामने आ सके कि किस प्रकार घटना को पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने अंजाम दिया और हमारे 5 लोगों ने, जो नौजवान थे, वो अपनी जिसमें जान गंवा बैठे। जी, लेकिन जियाउर रहमान जी, मैं आपका गौर इस और लाना चाहूँगी, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो कहानी है संभल की, ये हिंदू मुसलमान वाले दंगे तो थे नहीं, ना ही ये सांप्रदायिक दंगे हैं। यहाँ तो एक तबका जो मुसलमान समुदाय है उसके खिलाफ में शासन, प्रशासन, सिस्टम, क्या माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या है षड्यंत्र जैसा आप लोग कह रहे हैं, या फिर संयोग या प्रयोग? क्या लगता है संभल में क्या हुआ? ये तो सही तरह से जब जांच होगी तो सभी सामने आएगा कि किस प्रकार साजिश है। लेकिन यही है, हम हमेशा से मांग करते चले आ रहे हैं और इसलिए सदन के अंदर भी मजबूती से इस बात को रख रहे हैं। और जिस प्रकार से ख़ासतौर से टारगेट कर करके ये काम किया गया, ये अफसोसजनक है। चंद लोग बाहर के और कुछ लोग संभल के लोगों के मिल करके दूसरे समाज के लोगों ने जो याचिका डाली, हम तो पहले से कह रहे हैं वो एक कानून का भी उल्लंघन है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया है। और हम मांग कर रहे हैं शुरू से कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें संज्ञान लेकर के, और रिट भी दायर हुई भी हैं, कि इसमें एक ऐसी चीज़ रोक लगनी चाहिए जिससे कि और दूसरे लोग इस देश के माहौल को, एकता को नहीं तोड़ सकें, ख़राब नहीं कर सकें और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सही तरह से पालन हो सके। और जिस तरह से टारगेट करके पुलिस प्रशासन ने जान ली है वो इसमें दोषी हैं और हमारी मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। आप इसको हत्या बता रहे हैं सीधे तौर पर? हाँ बिल्कुल, हत्या इसलिए है ना क्योंकि वहाँ पे जो हमारे लोग हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनसे मालूम करना चाहा था कि क्यों सर्वे किया जा रहा है। उसमें लाठी चलाई, लाठी के उसमें कुछ लोगों ने पत्थर चलाए तो सीधे सीधे गोली मार दी गई। ये वो कोई क्रिमिनल नहीं थे, जिनको कि अगर कोई क्रिमिनल भी होता है तो उसको भी हमारा कानून सरेंडर देने का मौका देता है। वो तो एक देश के नागरिक थे और सिर्फ ये जानना चाहते थे। इसलिए लेकिन सर, बीजेपी के नेताओं का ये कहना है, गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि आखिर जांच में दिक्कत क्या है?
क्यों नहीं? अगर सर्वे टीम आई है, जांच होने दीजिए, उसमें हंगामा या बवाल करने की नौबत क्यों आ जाती है? शायद उनको पूरी जानकारी नहीं है। जांच में कोई दिक्कत थी ही नहीं। जांच में कहाँ दिक्कत थी? सबसे पहले प्रश्न चिन्ह इस चीज़ का लगता है कि एक ही दिन के अंदर याचिका दायर होती है, एक ही दिन के अंदर सर्वे का आदेश आता है और पुलिस प्रशासन के लोग एक ही दिन के अंदर सर्वे करने के लिए पहुंच जाते हैं। एक दिन में ही नहीं बल्कि विदिन 1 to 2 आवर्स के अंदर। तो ये अफसोस हैरान की बात है। इतनी अगर तेज़ी पुलिस प्रशासन दूसरे क्रिमिनल केस में अगर दिखाए तो कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त रहे। लेकिन ये वही लोग बताएंगे कि उनका क्या मकसद था जो इतनी जल्दबाजी में हड़बड़ाहट के अंदर विदिन 2 आवर्स के अंदर वो पहुँचे। पहला सर्वे हुआ, पहले सर्वे में आपने कहीं कोई शिकायत सुनी? कहीं किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी, कोई डंडा नहीं चला, कोई पत्थर नहीं चला। मैं खुद वहाँ मौजूद था। लेकिन दूसरा सर्वे जब हुआ, दूसरे सर्वे में भी कोई समस्या नहीं थी। दूसरे सर्वे के अंदर भी उन लोगों ने, जबकि वो इलीगल था, इलीगल इसलिए था, पहले और दोनों सर्वे गलत। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कानूनी रूप से सर्वे होना चाहिए सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक। पहला सर्वे किया इन्होंने शाम के 6 बजे के बाद और दूसरा सर्वे किया सुबह के 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। दोनों सर्वे का समय अलग। पहला सर्वे अगर इन्होंने किया था, कोर्ट का आदेश था, तो कोर्ट का आदेश ये नहीं था कि तुरंत सर्वे होना है। कोर्ट का आदेश था नेक्स्ट डेट जो 29 नवंबर लगी थी उससे पहले करके रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन अगर करना था विदिन 2-3 डेज 1 वीक के अंदर समन्वय स्थापित करके कर सकते थे। लेकिन जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में किया। फिर भी हमने स्थिति को कंट्रोल किया, कोई इस प्रकार की बात नहीं होने दी। लेकिन हमें लग रहा था पुलिस प्रशासन की कोई साजिश थी कि एक सर्वे कंप्लीट होने के बाद दूसरे सर्वे के लिए हड़बड़ाहट के अंदर तानाशाही दिखाती हुई रात में नोटिस ज़बरदस्ती रिसीव कराया वहाँ के सदर को, जामा मस्जिद कमेटी के, और सुबह में फिर सर्वे करने पहुँच गए। दूसरा सर्वे जबकि औचित्य नहीं बनता था क्योंकि कोई कोर्ट का आदेश नहीं था और जिलाधिकारी को, डीएम को यह अधिकार नहीं है कि वो सर्वे कराएं। अगर दूसरा सर्वे कराना था, कोर्ट का आदेश मिल रहा था, फिर हम सम्मान करते। लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों ने, कमेटी के लोगों ने दूसरे सर्वे की भी इनको इजाज़त दी और सर्वे कराया। सर्वे 1.5 घंटे तक हो चुका था। उस दौरान वहाँ पे पब्लिक लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने जानना चाहा क्यों छुट्टी वाले दिन और इतनी सुबह सुबह दोबारा सर्वे क्यों किया जा रहा है। ये उनका हक है, पूछ सकते हैं, अधिकार है। और पानी जो वहाँ से निकाला गया तो उस वजह से लोगों को एक असमंजस की स्थिति हुई कि कोई इस प्रकार की, उन्होंने थोड़ा सा पूछना चाहा तो इसके एवज में सीधे सीधे लाठीचार्ज कर दिया और जिसके बदले में कुछ लोगों ने पत्थर चलाया तो उन्होंने बाद में गोली चला दी। तो आप ये मानते हैं कि जिन लोगों की मौत हुई है वो पुलिस की गोलियों से हुई है? 1000% पुलिस की गोली से ही मौत हुई है। और कौन, अब ये बताइए और कैसे मौत होगी? गोली लग रही है तो कोई व्यक्ति की आपने ऐसा सुना है कि जो समाज अपने हक के लिए लड़ रहा हो, जबकि उनके पास में कोई पिस्टल वगैरह कोई हथियार नहीं था। अभी तक पुलिस प्रशासन का एक भी व्यक्ति ऐसा कोई फोटो वीडियो आपको दिया है? कभी आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया या यूट्यूब पर या अदरवाइज रिटन मीडिया में आपने देखा है कोई हथियार हो? उनके पास हथियार नहीं थे। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर हथियार होते भी किसी जनता के पास, क्या जनता अपने हथियार से अपने आदमी को मारेंगे? और वहाँ तो वो लोग कोई निहत्ते गए थे, कोई लड़ने थोड़े गए थे। उनका मकसद कोई जंग लड़ने का नहीं था, वो तो सिर्फ गए थे इस उत्सुकता में कि हमारी जामा मस्जिद पर दोबारा सर्वे क्यों किया जा रहा है। लेकिन इन लोगों ने निहत्ते लोगों पर सीधे सीधे गोली चला दी, जो कि एक अफसोस है। और ये एक नेशनल इशू है। हम लगातार संसद के अंदर भी मांग कर रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और पूरे देश को पता चलना चाहिए किस प्रकार से इस घटना को साजिश के तहत रचा गया है। आपने कहा कि जब पहले सर्वे के लिए लोग गए, टीम गई, तो वहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब दोबारा जाते हैं तो दंगे हो जाते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है। तो क्या ये समझा जाए, ये माना जाए कि दूसरी बारी की सर्वे टीम जो पहुंची तो इस मंशा के साथ पहुंची थी कि दंगे आज भड़काने हैं, या फिर ये सब कुछ षड्यंत्र के तहत हुआ, साजिश के तहत हुआ? उन बीजेपी के लोगों से एक सवाल और करना, जब आपका वो हो, कि ये बताइए कि अगर सर्वे करने जाते हैं तो क्या इस प्रकार के नारे लगा करके, जैसे कोई जंग फतेह करने जा रहे हो, इस प्रकार से जाया जाता है? क्या मतलब बनता है? दंगा भड़काने का प्रयास तो उन कार्रवाई तो उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो इस प्रकार से दंगा भड़काते हुए, जो नारे लगाते हुए गए एक अपने उसके मजहब के लिए। तो जय श्री राम का नारा लगाया गया, जय सार का जो नारा लगाया है उन्होंने, क्या मतलब बनता है? आप सर्वे करने जा रहे हो या जंग फतेह करने जा रहे हो? आप लोगों को भड़का तो आप रहे हो, और फिर लोग अगर आकर के इतना भी नहीं पूछेंगे तो फिर क्या करेंगे? और लोगों ने कुछ सवाल कर दिया तो उसका जवाब आप लाठी से दोगे? अब जो आपको जो सुरक्षा दी गई है जनता की, आप उनकी हत्या करोगे? ये किसने अधिकार दे दिया आपको?
प्लेस ऑफ वर्शिप, इस एक्ट का जिक्र इन दिनों बहुत हो रहा है, लेकिन सर हमने देखा कि इस एक्ट के बावजूद भी जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो भी तमाम अदालतें हैं वो आदेश दे देती हैं, आदेश दे देती हैं और बड़ी आनन फानन में इस पूरे मामले को लेकर जांच भी शुरू हो जाती है। सर्वे टीम पहुंच जाती है, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने निकल पड़ती है। ये मामला गंभीर है क्या? चिंता और गंभीरता के साथ इसे समझना होगा कि आखिर हर मस्जिद के नीचे अब मंदिर क्यों खोजा जा रहा है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है और वो जो कानून है मेरा या आपके बनाया हुआ नहीं है, वो इस देश की संसद जिसको अधिकार है उसने इस कानून को बनाया, उसको पालन करना सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन जिस प्रकार से उसका उल्लंघन हो रहा है, लगातार याचिकाएं डाली जा रही हैं और याचिकाएं डाल करके उसको स्वीकृत होकर के ये गलत है। और जिस प्रकार से कभी ज्ञानवापी, फिर मथुरा, उसके बाद में आगरा, फिर पहुंच गए संभल की शाही जामा मस्जिद, फिर पहुंच गए आप अजमेर दरगाह, उसके बाद पहुंच गए बदायूं। क्या चाहते हो आप? क्यों इस देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हो? क्यों इस देश के कानून और संविधान की दुहाई देने वाले आप क्यों कानून का पालन नहीं करते? और क्यों हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो? हम तो देश के कानून का पालन कर रहे हैं, संविधान का पालन कर रहे हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश को आज़ाद कराने में बहुत रोल अदा किया है। तो फिर हम इस देश के नागरिक होते हुए आप इस प्रकार की, क्या किसी मुसलमान का आपने अभी तक कोई ऐसी घटना सुनी कि जो इस मुसलमान ने कहीं किसी जाके दूसरे मज़हब के धार्मिक स्थल पर कहा हो कि नहीं यहाँ पर वो धार्मिक स्थल नहीं, हमारा मस्जिद थी? तो ऐसा जब हम लोग मान रहे हैं इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, तो आप लोग कौन होते हो कि इस देश के कानून को नकारने वाले? इस देश की संसद है, अगर इसमें कोई अमेंडमेंट करेगी या कोई कानून बनाने का हक, अधिकार उनका है। लेकिन अफसोस है, हम चाहते हैं कि इस कानून का सही से पालन होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसा आदेश दे जिससे कि जो नीचे की अदालतें हैं वो इस टाइप की याचिकाओं को स्वीकार ही नहीं करें। बिल्कुल, लेकिन हमने देखा कि संभल का जो मामला है वहाँ पर अभी शांति बहाल नहीं होती, लेकिन अजमेर दरगाह को लेकर भी चर्चाएं शुरू, जांच के आदेश उधर भी दे दिए गए हैं और आपने जैसा कहा कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। आखिर अदालत, प्रशासन और शासन, बार बार ये सवाल आता है, इन लोगों की मंशा क्या है? क्योंकि जैसे नारे दिए जा रहे हैं और जैसे जो काम देखे जा रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत देखे जा रहे हैं एक्ट के हिसाब से। उसका जवाब तो यही लोग दे सकते हैं कि क्या मंशा है इनकी, क्यों इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, क्यों इस देश के कानून को नहीं मानना है, क्यों संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, क्यों इस प्रकार की घटनाओं को आम जान दे रहे हैं, क्यों भाईचारे को तोड़ने का, शांति व्यवस्था भंग करने का काम कर रहे हैं। इसका जवाब तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इन लोगों से अगर आप पूछें तो वही सही से दे सकते हैं कि क्यों कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ वो लोग सही से जवाब दे भी नहीं पाएंगे इसका। तो क्या मंशा उन्हीं की खराब है? 100%। और क्या मतलब बनता है? अगर हमारी मंशा खराब होती तो हमारे समाज के लोग जो है वो भी आपत्ति करते दूसरों के धार्मिक स्थल पर। किसने कहाँ करी आपत्ति, बताइए? वो भी तो कर सकते थे। जितना अधिकार एक दूसरे धर्म का व्यक्ति का है उतना ही अधिकार हमारे मुस्लिम समाज का भी है। लेकिन आप पर आरोप लग रहा है सर कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, डेलीगेशन आपका पहुंचता, जाने नहीं दिया जाता। अगर लोगों के दुखों में को बांटना राजनीति है तो हम ये राजनीति करेंगे। अगर लोगों की जिस प्रताड़ित हुए हैं उनकी आर्थिक सहायता करना राजनीति है तो हम राजनीति करेंगे। अगर जुल्म को जुल्म कहना, जुर्म को जुर्म कहना अगर राजनीति हो तो हम राजनीति करेंगे। और अगर हम किसी को हक दिलाने के लिए और किसी दोषी को सज़ा दिलाने के लिए हम अगर मैदान में हैं, उसको राजनीति कहते हैं तो हम ज़रूर करेंगे। राजनीति हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन संभल जरूर जल रहा है, इस वक्त तनाव है। सर, मीडिया के रोल को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मीडिया जहां ये दिखा रहा है, बता रहा है कि जो विक्टिम है वो विक्टिम नहीं है, विक्टिम लोगों के साथ उनकी जो धार्मिक भावनाएं उसको उकसाया नहीं गया, भड़काया नहीं गया, बल्कि ये दंगे लोग हैं, दंगाई है। मुझे अफसोस है कि मीडिया जो इस देश का चौथा पिलर समझा जाता है उसका मैं चाहता हूं कि लोगों का विश्वास ख़त्म नहीं होना चाहिए। उस विश्वास तभी बने रहेगा जब मीडिया सच्चाई दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि आज हमारे समाज के व्यक्ति, बच्चे थे, नौजवान थे, कल को मीडिया के भी हो सकते हैं जी। तो उनके साथ में भी अगर इस प्रकार होगा तो तब मीडिया सच्चाई दिखाएगा नहीं दिखाएगा। और मैं कह रहा हूँ ये मीडिया के भी हमदर्द कहाँ हैं? क्या मीडिया के व्यक्ति को इन्होंने, मैं कहना नहीं चाह रहा, कपड़े उतार करके मारा था, पीटा था, ही नहीं कहता, बताइए। तो इस प्रकार की और आए दिन घटनाएं होती रहती है। मीडिया वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं। अगर इस पर भी मीडिया खामोश रहेगा तो आने वाले समय के अंदर देश माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया से हम लोग, समाज एक विश्वास करता है और एक उम्मीद रखता है कि जो सच्चाई है वो चाहे किसी भी सरकार हो, उसकी गलत क्या है तो उसको वो दिखाने का काम करे। ऐसा नहीं है जो प्रताड़ित समाज है, जिसके ऊपर
प्रताड़ना दी गई है, जिसको साथ ज़्यादती की गई है, अगर आप उसको ही विलन बनाओगे तो कैसे मतलब इस देश की सच्चाई सामने आएगी, कैसे हक और इंसाफ मिलेगा। फिर लोग न्यायालय से तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रख ही रहे हैं, कोर्ट हाई कोर्ट से उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन एक पिलर भी ऐसा है जो एक बड़ा स्तंभ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने भी PGDG MC पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन किया है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि मीडिया को भी जो है एक बिल्कुल विदाउट एनी किसी के सपोर्ट के सच्चाई को दिखाना चाहिए। तो आप मानते हैं कि जैसे आपने बताया कि आप भी इसी पूरी फील्ड के स्टूडेंट भी रहे, आपने स्टडी की है, तो क्या मीडिया का सबसे बड़ा रोल है जो मौजूदा राजनीति देखी जा रही है जिसमें उस तबके को डराया या धमकाया जा रहा है, खामोश किया जा रहा है? बहुत बड़ा रोल है। अगर मीडिया सच्चाई दिखाने पर आ जाए तो मैं 100% इस बात को श्योरिटी से कह सकता हूँ, जितना प्रेशर हम संसद के अंदर बना रहे हैं, अगर मीडिया भी सच्चाई करने पर अगर आ जाए, जो लोग दोषी अधिकारी हैं उनको अगर चेहरा सामने ले आए, तो उस प्रकार से फिर इस समाज के अंदर इस टाइप की घटनाओं को ज़रूर रोकथाम लग जाएगी और लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। सांसद साहब, आप आते हैं संभल से। संभल मणिपुर, क्या एक ही तस्वीर बनती जा रही है दोनों राज्यों की? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि एक तस्वीर बनती आ रही है। मणिपुर और संभल में बहुत फ़र्क है, और मणिपुर में तो खैर बहुत जुल्म ज़्यादती वहाँ भी हुई है, लेकिन हमारे संभल में भी जो ज़्यादती है अब वो भी एक छोटी लेवल पर नहीं है। हम यही चाहते हैं कि किसी भी राज्य का इंसान हो, चाहे संभल का हो या मणिपुर का हो या इस देश के किसी भी कोने का हो, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ होता हो, किस समाज से हो, उसको हक मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, उसके साथ में ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। आप जिस सूबे से आते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री जी बटोगे कटोगे नारा देते हैं। अभी आपने कहा कि षड्यंत्र है और ये सब कुछ जो सामने आ रही तस्वीरें ये कहीं ना कहीं संयोजित है। मेरा सवाल आपसे ये समझना चाहती हूँ बल्कि कि क्या जिस तरीके से सांप्रदायिक हांडी को जानबूझकर जलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है ताकि इसका सीधा सीधा फायदा एक खास पार्टी को होता रहे और सत्ता में बनी रहे, अफसोस है कि इस प्रकार के नारे वो भी एक मुख्यमंत्री, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को देना बहुत गलत है। और अगर वो इस पद पे पहुँच गए तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर ये नारा देते उत्तर प्रदेश के लिए कि दूसरे देश के मुकाबले कि आपको बटन नहीं है साथ है ना, तो अच्छा लगता। वो नारा धम के ऊपर दे रहे हैं तो उनसे फिर कैसी उम्मीद की जा सकती है इंसाफ की। और मुसलमान ही नहीं, मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूँ, सैकड़ों हिंदू समाज के लोग जो हैं वो भी इनके इस नारे को पसंद नहीं कर रहे हैं। और आने वाले वक्त के अंदर ज़रूर इस चीज़ का जब चुनाव आएगा साबित हो जाएगा कि लोग किस ज़्यादा फेवर के अंदर हैं। जी, मैं सिर्फ आपके 1-2 मिनट और लेना चाहूँगी क्योंकि आपके पास संसद भी चल रही है। आपने संसद में विपक्ष इस मुद्दे को उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि बार बार संसद को स्थगित कर दिया जाता है। क्या संसद में अब जनता के मुद्दे उठाने के लिए कोई जगह नहीं बची? वही तो मसला है कि सरकार जो हम मुद्दा उठा रहे हैं संभल का, हम चाहते हैं कि चर्चा कराए और चर्चा होने के बाद इस देश के सामने आ सके कि किस प्रकार से वहाँ पे ये घटना किन लोगों ने किस साजिश के तहत करी है और किन लोगों पर ज़्यादती हुई है, जिन लोगों के जान गंवानी पड़ी है, और जो लोग दोषी हैं उनको हम चेहरा सामने ला सकें, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। इसके लिए हम एक डिबेट चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं, मगर सरकार चर्चा कराने से भाग रही है, सदन चलाना नहीं चाहती है और स्थगित कर देती है। हम लगातार 3-4 बार मिल चुके माननीय लोकसभा स्पीकर जी से और हम मांग कर चुके हैं कि आप सदन को चलवाएं और इस पर चर्चा कराइए। बाकी हम सदन को, हमारा ये मकसद नहीं कि सदन नहीं चले, हम चाहते हैं सदन चलना चाहिए और हमारे इस पर चर्चा कराएं आप, जिससे कि सब लोगों को पता, सच्चाई का पता चल सके। जांच कमेटी बैठ चुकी है, जांच के लिए तमाम टीमें वहां पहुंच चुकी हैं, लेकिन क्या जांच से संभल की कहानी सामने आएगी? आपको लगता है कि इससे पता चलेगा? शुरू से हम कहते चले आए हैं, जो जांच कमेटी बननी चाहिए, जो न्यायिक आयोग बनना चाहिए, उसके अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज होने चाहिए, जिससे कि जब वो होंगे तो हमें उम्मीद है फिर इंशाल्लाह घटना की बिल्कुल एकदम सही तरह से सच्चाई सामने आएगी और जो अधिकारी दोषी हैं उनको सज़ा मिलेगी और जिनके साथ ज्यादती है उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा। ठीक है, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ। सिर्फ मौजूदा समय की सियासत और नारे हम देख रहे हैं किस तरीके से कैंपेन की जाती है। कपड़ों से पहचान लीजिए, बटेंगे कटेंगे जैसा नारा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर मुख्यमंत्री जी दे देते हैं, डबल इंजन सरकार वाले। मुसलमानों की स्थिति क्या है? ये कितना गंभीर विषय, इस पर मंथन होना चाहिए। क्या मुसलमानों को वाकई कुचलने की, उनके अधिकारों का हनन करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जब ये मुल्क आज़ाद किया था
तो उसमें सभी लोग, सारे धर्म मज़हब के लोगों ने मिलकर किया था। जी। और मुसलमानों के लोगों की बार बार हम ये सफाई दें कि उसमें आज़ादी कम नहीं थी। हज़ारों लाखों की तादाद में मुसलमान और उलमा इकराम शहीद हो गए थे, तब जाके इस देश को आज़ाद कराया था। और इस मुल्क के अंदर इस प्रकार से इस बातें करना, चाहे हमारे देश प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों या हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री हों, बहुत गलत है और आने वाली मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं है। हम अपनी पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम उन जो भविष्य हैं उनको क्या सिखा रहे हैं, दूसरे पूरी दुनिया के अंदर एक देश का क्या मैसेज जा रहा है, क्या छवि बन रही है। और कौन, आप एक तरफ बात करते हो विदेश नीति की, आप बात करते हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो इस टाइप से इससे कैसे होगा। अगर मेरे दादा मोहतरम बख्श साहब कहते थे, अगर बॉडी है कोई, उसका एक भी हिस्सा अगर राइट या लेफ्ट का कोई पैरालाइज हो जाए तो वो हेल्थी बॉडी नहीं कहला सकती, हेल्थी पर्सन नहीं कहलाएगा वो इंसान। तो इसलिए देश भी उसी तरह से है, अगर एक भी समाज को आप टारगेट कर करके पीछे करने का काम करोगे तो देश विकास नहीं कर सकता, विकसित नहीं हो सकता है। सर, बीजेपी जो केंद्र सरकार का नारा है विकसित भारत, संकल्प भी वही लेकर चल रहे हैं, लेकिन राजनीति तो मंदिर मस्जिद कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। दिखाने से कुछ नहीं होता, जो अमल करें तब होता है। और विकसित भारत तभी कर पाओगे जब सारे समाज को आप आगे लेके बढ़ोगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारा संविधान बना था, हमारे एससी समाज के जो भाई हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के जो हमारे भाई हैं, उनको क्यों दिया गया था जो उनको आरक्षण है, इसलिए से दिया गया था, वो ज़्यादा पीछे थे कि उनको हम इसके उसमें ला सकें कि बैलेंस कर सकें जो ज़्यादा आगे हैं। तो मसला ये है कि अगर आप और पीछे करने का काम करोगे तो कैसे आपके ये देश के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो, आप देश के साथ में धोखा कर रहे हो इस टाइप की बातें करके। इसलिए सारे समाज को साथ लेके चलना पड़ेगा। और मुस्लिम समाज को यहाँ पे कम छोटा मोटा नहीं, 40 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान यहाँ पर रहते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर। और हम चाहते हैं, हम नहीं चाहते इस देश की एकता टूटे, अघंटा टूटे। हम सब लोगों को साथ मिल करके, हमारा मज़हब भी ये सिखाता है कि आप जिस मुल्क के अंदर रहते हो उसकी धरती, उससे आप प्यार करो और उसके साथ वफादारी करो। तो हम पहले भी मुसलमानों ने वफादारी की है देश के साथ में, और आने वाला वक्त बताएगा। तो हमेशा मुसलमान साथ है, लेकिन जो ये जुल्म ज़्यादती, जो अत्याचार किए जा रहे हैं, ये सरासर गलत है। हम चाहते हैं इस पर तुरंत रोकथाम लगनी चाहिए, और जो इस प्रकार की घटनाओं को, चाहे नेता हों चाहे अधिकारी हों, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। संभल के सांसद हमारे साथ थे, जिनसे समझ रहे थे कि आखिरकार संभल की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बयां कर रहे हैं कि कहानी क्या है, किस तरीके से दंगा भड़कता है, लोगों की जान जाती है, लेकिन सियासत लगातार है। आखिर सवाल ये है कि कब इस पर रोक लगेगी, कब उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, उनमें इस तरीके की हिंसा बंद की जाएगी, ख़त्म की जाएगी। क्योंकि बहराइच हो या फिर संभल हो या फिर मणिपुर ही क्यों ना हो, दंगे भड़कते हैं, लोगों की जान जाती है और नेता कह देते हैं कि इलाके में तनाव है लेकिन स्थिति कंट्रोल में। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या साझा कीजिएगा। क्या इस पूरे मामले को लेकर जो जांच कमेटी बनी है उससे सच सामने आएगा, दूध का दूध पानी होगा, या फिर ये कहानी भी एक ठंडे बस्ते में चली जाएगी? आपकी राय साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए।